गुड मॉर्निंग, नमस्कार सभी प्यारे विद्यार्थियों को मेरी तरफ से राम राम। अन्य चैनल देखने वाले विद्यार्थियों को भी मेरी तरफ राम राम। हमारा जो मैटर चल रहा था कक्षा 12 एग्रीकल्चर बायोलॉजी का, जिसमें हम पढ़ रहे थे स्वभावगुणिता। क्या था हमारा पॉइंट? स्वभावगुणिता। स्वभावगुणिता इसमें हमने ये पढ़ा था कि इसमें हमारे पास जो जीन होते हैं, क्या होते हैं? जीन, जिसमें या संजीन होते हैं, उनकी क्या होती है? एक ही प्रजाति की क्या निकालते हैं? प्रतियां निकालते हैं। इसमें ये पढ़ा था हमने, जैसे कि एन होती है हमारे पास, एन से क्या कर सकते हैं हम? 2n कर सकते हैं, 3n कर सकते हैं। संजीन की यानी प्रतियां निकालना क्या होता है? समान संजीन होने चाहिए इसमें, यानी एक ही पादप के क्या होते हैं? संजीन होते हैं, उनकी प्रतियां निकालते हैं। फिर इसमें हमने कल 3 भाग पढ़े थे। एक भाग पढ़ा था हमने, वो था एक गुणिता। एक गुणिता का मतलब हो गया इसमें गुणसूत्रों की संख्या क्या हो? n हो। फिर हमने एक इसमें भाग आया था कि जब संजीनों की प्रतियां 2 हो लेकिन दोनों ही प्रतियां क्या हो? समान हो, तो क्या था हमारे पास? 2n था। ये 2n पढ़ा था हमने। तीसरी हमारे पास थी त्रिगुणिता, जिसमें क्या थे? गुणसूत्रों की जो प्रतियां थी वो कुल कितनी थी? 3 थी। अब यहाँ पर हम जो हमारी मुख्य बात है वो ये है कि इसमें हम स्वभावगुणिता का उपयोग क्या है। तो यहाँ पादप प्रजनन में क्या पढ़ेंगे? उपयोग। तो यहाँ पर लिखो स्वभावगुणिता का पादप प्रजनन में उपयोग। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? उपयोग है किसका? पादप प्रजनन का। अब देखो यहाँ पर ध्यान देने की बात है, इससे सीधी सी बात है कि हम उन्नत किस्में तैयार करते हैं। क्या करते हैं? उन्नत किस्में तैयार की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक तो क्या होता है कि इस तकनीकी से यदि हम कोई भी फसल तैयार करते हैं, उसका जो आमाप होता है, क्या होता है? आमाप होता है, यानी बीज होता है, उसका आमाप है, उसमें क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। फल होता है, उसके आमाप में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। एक प्रजाति में ओज यानी गुण क्या होते हैं? अधिक पाए जाते हैं। तो पहला हमारे पास है यहाँ पर जो इसका उपयोग है वो है कि संकर प्रजाति हमारे पास क्या है? इसकी प्रजातियों में आमाप एवं ओज गुणों में वृद्धि होती है। क्या होता है? ओज गुणों में क्या हो जाती है हमारे पास? यहाँ पर वृद्धि होती है। ठीक है, दूसरी हमारे पास इसकी जो विशेषता है वो क्या है? इधर देखना। दूसरी विशेषता हमारे पास कि पत्तियां होती हैं, यानी ऐसे पादप तैयार करने से क्या होता है? जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों की लंबाई में भी क्या होती है? वृद्धि, यानी पत्तियां बड़ी हो जाती है। आकार में कैसी हो जाती है? मोटी हो जाती है। क्या होती है? पत्तियां आकार में बड़ी एवं मोटी हो जाती है। तो पत्तियां आकार में बड़ी एवं मोटी हो जाती है। पेन थोड़ा फीका चलने लगे, मेरे पास स्याही की कमी है, रह गई, इसलिए सोच रहा हूँ कहीं मिले तो। तीसरी हमारे पास इसकी विशेषता है वो ये है कि पुष्प होते हैं, यानी ऐसे पादप होते हैं जिन्हें स्वभावगुणिता से तैयार किया जाता है। ऐसे पादपों में क्या होता है? पुष्प होता है वो भी, फल होता है वो भी, और बीज होता है वो भी। तीनों ही क्या होते हैं? बड़े आकार के होते हैं। क्या होते हैं?
बड़े आकार के होते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें लिखेंगे तीसरा लगा के लिखो, पादपों में पुष्प, फल एवं बीज बड़े आकार के होते हैं। यानी यदि हम इस क्रिया से पादप तैयार करते हैं स्वबहुगुणिता से, तो ऐसे पादपों में हमारे पास जो पुष्प है वो भी कैसा बनता है, बड़ा, फल भी कैसा बनता है, बड़ा, और बीज भी कैसे बनते हैं, बड़े आकार के होते हैं। लेकिन इसकी विशेषता है ये बड़े आकार के होंगे लेकिन संख्या में क्या होता है, कम होते हैं। ठीक है, तो लिखो परंतु संख्या में ये द्विगुणित से कम होते हैं। यानी हमारे पास सामान्य कोई पादप है उसके संख्या में क्या रहेंगे, ये कम रहेंगे। समझ गए। इसके अलावा ऐसा है कि यदि कम गुणसूत्र होते हैं, ध्यान देना यहाँ पर, किसी प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, कम होती है, तो उन पादपों में स्वबहुगुणिता के द्वारा आसानी से नए पादप या नई प्रजातियां तैयार की जा सकती है। ठीक है, तो कम गुणसूत्र वाले नंबर 4 लगा के लिखो, कम गुणसूत्रों वाली प्रजातियों में क्या होगा, यानी स्वबहुगुणिता आसानी से क्या हो सकती है, संपन्न प्रजातियों में स्वबहुगुणिता की क्रिया आसानी से सफल हो जाती है। किसी छात्र छात्रा को यदि कोई परेशानी हो लिखावट में, यदि वीडियो सही नहीं आ रहा उसमें, या समझाने में किसी प्रकार की कोई परेशानी हो, मेरे को बता सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया कि किसी प्रजाति में क्या है, गुणसूत्रों की संख्या हमारे पास क्या है, कम है, तो उसमें हम क्या स्वबहुगुणिता आसानी से क्या करवा सकते हैं, संपन्न करवा सकते हैं। ठीक है, और नई प्रजातियां या संकर प्रजातियां आसानी से तैयार की जा सकती है। पांचवा हमारे पास इसका जो पॉइंट है वो ये है कि स्वबहुगुणिता, यानी इसमें क्या होता है, पर परागण। ध्यान देने की बात है कि जिन पादपों में पर परागण की क्रिया होती है उनमें स्वबहुगुणिता की क्रिया आसानी से संपन्न हो जाती है, और जिनमें स्वपरागण की क्रिया होती है उनमें स्वबहुगुणिता आसानी से संपन्न नहीं होती है। तो आपको लिखना है यहाँ पर, जिन पादपों में पर परागण की क्रिया होती है उनमें स्वबहुगुणिता की क्रिया
आसानी से संपन्न हो जाती है। ये हमारे पास क्या थे, स्वबहुगुणिता के क्या थे, लाभ थे। परीक्षा में पूछ सकता है स्वबहुगुणिता के लाभ लिखी, तो आप बताना है कि प्रजातियों में आमाप एवं ओज गुणों में क्या होती है, वृद्धि। यानी जब इस क्रिया से हम पादप तैयार करते हैं तो उनके प्रजातियों में क्या होता है, एक तो आमाप होता है, एक ओज होता है, उनमें गुणों में क्या हो जाती है, आसानी से क्या होती है, वृद्धि हो जाती है। ठीक है, एक तो किस में हो जाएगी, आमाप में, एक है इसके ओज गुणों में। दूसरा है इसकी पत्तियों का आकार, पत्तियां देखो इसमें कैसी लिखी है मैंने, आकार में बड़ी हो जाती हैं और एक क्या होती है, मोटी हो जाती है। ठीक है, पादप होते हैं इनमें पुष्प, इधर देखो पुष्प, फल एवं बीज, तीनों के ही आकार कैसे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। यानी सामान्य इनके आकार में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। लेकिन इनकी संख्या में क्या आती है, आपको पता है, कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ऐसे इसमें क्या हो सकता है, यानी वे पादप जिनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, कम, ऐसे पादप हैं मान लेना जिसमें गुणसूत्रों की संख्या कम होती है, जैसे राई होती है हमारे पास, मटर होता है, इनमें उन प्रजातियों में स्वबहुगुणिता की क्रिया क्या हो सकती है, आसानी से संपन्न करवाई जा सकती है। ठीक है, और एक जिन पादपों में क्या होता है, पर परागण की क्रिया होती है, यानी जिनमें स्वपरागण की क्रिया होती है उनमें ये क्रिया सफलता से संपन्न नहीं हो पाती है। ठीक है, परंतु जिनमें पर परागण की क्रिया होती है उन पादपों में क्या होता है, एक स्वबहुगुणिता की क्रिया आसानी से संपन्न करवाई जा सकती है। ठीक है, तो इसके हमारे पास क्या थे, लाभ थे। इसे अपनी भाषा में लिख लेना, मैं नोट्स के साथ सेंड कर दूंगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो लोग। ये हमारे पास क्या हो गया, स्वबहुगुणिता हो गई पूरी। ठीक है, अब हमारे पास आएगा परबहुगुणिता। क्या आएगा, परबहुगुणिता। देखो इसका मतलब क्या है, परबहुगुणिता का मतलब हो गया कि हमारे पास क्या है, कोई भी कोशिका है उसमें जीन या उसके संजीन होते हैं, उनकी भिन्न प्रतियां होती है। पर का मतलब हो गया कि गुणसूत्रों की प्रतियां होती है, वो एक कोशिका की नहीं होती है, दूसरी कोशिका की होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, परबहुगुणिता। तो यहाँ पर लिख दो, जब कोशिका में संजीन या जीनोम की प्रतियां भिन्न प्रजातियों की होती है, तो उसे परबहुगुणिता कहा जाता है। इसका मतलब ये होता है, इधर देख रहे हैं, मैं बता दूं क्या है। हम यहाँ पर हमारे पास ये गेहूं है, क्या है, गेहूं, समझ गए, और हमारे पास इधर क्या है, राई है, क्या है, राई। अब इसमें हमारे पास गुणसूत्र की प्रतियां कितनी हैं, 2n है, और इधर भी कितनी प्रतियां हैं, 2n।
इनमें से हम एक प्रति तो किसकी लेते हैं, गेहूं की, और दूसरी प्रति किसकी लेते हैं, राई की। इन दोनों को मिलाकर हम क्या कर देते हैं, 2n। प्रजाति कौन सी बनी थी बताओ यहाँ पर, ठीक है ना, मानव। ये प्रश्न बनता है, बहुत मोस्ट प्रश्न है, नोट लगा के लिखना, आपको मैं लिखा दूंगा। ट्रिटिकेल नाम है इसका, क्या नाम है, ट्रिटिकेल। प्रश्न ऐसे बनता है कि मानव निर्मित प्रथम जो पर बहुगुणित प्रजाति है उसका नाम बताइए, क्या है, ध्यान रखना। ये परीक्षा में आया था, किसकी मैं बता दूं, जो महिला सुपरवाइजर की परीक्षा लगी थी उसमें आया था ये कि मानव निर्मित जो प्रथम गेहूं की प्रजाति है उसका नाम क्या है, ट्रिटिकेल। क्या नाम है उसका, ट्रिटिकेल। ये किस किस से बनाई गई है, एक तो राई और एक किस से बनाई गई है, गेहूं से, ठीक है। कौन सी क्रिया से बनाई गई है, तो नाम लिखोगे यहाँ पर, या तो ऑप्शन में तुम्हें बहुगुणिता दे दे तो अच्छी बात है, या सुगुणिता दे दे, अन्यथा किससे बनती है, पर बहुगुणिता। समझ गए, ये भी लिखा दूंगा मैं तुम्हें नोट लगा करके, तो आप यहाँ पर, तो हमारे पास पर बहुगुणिता, इसका मतलब हो गया कि एक प्रति जीन की किसकी लेते हैं, दूसरे पादप की लेते हैं, और एक प्रति किसकी लेते हैं, दूसरे पादप की लेते हैं, और दोनों जीनों की प्रतियों को आपस में मिलाकर क्या करते हैं, नई प्रजाति बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पर बहुगुणिता। समझ गए। अब यहाँ पर हमारे पास पर बहुगुणिता, उसके प्रकार हैं, क्या है, प्रकार। दो प्रकार है यहाँ पर, एक का नाम तो है, आपको मैं बता दूं यहाँ पर चतुर्गुणिता। क्या है, पर चतुर्गुणिता, तो यहाँ पर लिख दो पर चतुर्गुणिता। एक तो ये है, दूसरी हमारे पास पर षटगुणिता। क्या है, पर षटगुणिता, ये दो है। अब इधर देखना, इन दोनों में क्या होता है, इसमें क्या होता है, हमारे पास जो संजीन होते हैं वो क्या होते हैं, भिन्न प्रजातियों के होते हैं। संजीन क्या होते हैं, भिन्न प्रजातियों के होते हैं, और भिन्न प्रजातियों के संजीनों की क्या होती है, प्रत्येक संजीन की कितनी प्रतियां होती हैं, दो दो प्रतियां होती हैं। कितनी होती है, दो दो प्रतियां होती हैं, तो यहां पर लिख दो भिन्न प्रजाति, ऐसे लिखना, भिन्न प्रजाति के संजीनों की दो दो प्रतियां होती है। समझ गए। यानी इसमें क्या होता है, हमारे पास 2n+2 और 2n+2, यानी सबकी क्या होती है, दो दो प्रतियां होती है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, पर चतुर्गुणिता। और जब हमारे पास भिन्न प्रजातियों के संजीनों की, इधर देखना, जब भिन्न प्रजातियों के संजीनों कि क्या होता है, इसमें दो दो या फिर क्या होते हैं, तीन तीन प्रतियां होती हैं, कि तीन तीन प्रतियां या दो दो प्रतियां होती हैं। इसको देखो, मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, 2n1 भी आ सकता है। दूसरा है हमारे पास इसमें 2n2 है। तीसरा है हमारे पास 2n3 है। दूसरा वैसे लिखते हैं 2n2 प्लस 2n2 प्लस 2n2, ऐसे भी आ सकते हैं। तो इनमें हमारे पास क्या क्या हो गई है, ये प्रजातियां हैं। तो ये तो अगर इसमें तीन समूह होते हैं
2 2 4 2 6 तो कितने हो गए 60 हो गए, और 2 2 कितने हो गए 4 तो क्या हो गए चतुर हो गए। ठीक है, ये हमारे पास क्या थे इसके पर चतुर्गुणिता और षट गुणित चतुर्था। अब हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पर बहुगुणिता के क्या पढ़ेंगे लाभ, क्या पढ़ेंगे पर बहुगुणिता के लाभ। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं अभी, पर बहु गुणिता के लाभ। क्या लाभ है इधर देखना, एक ही जाति में क्या होता है बहुत सारी लक्षणों को क्या कर सकते हैं एक साथ समावेशित किया जा सकता है। यानी पर बहुगुणिता के लाभ बता रहा हूं मैं, यहाँ पर ध्यान देना आपको कि इस क्रिया में क्या होता है किसी प्रजाति में खूब सारे लक्षण होते हैं, उनको एक साथ क्या कर सकते हैं अगली प्रजाति में ले जाया जा सकता है। जैसे हमारे पास किसी प्रजाति में है लंबेपन का कारक भी है, रोग प्रतिरोधकता का कारक भी है, सूखा सहन करने की क्षमता भी है, तो हम उसे क्या कर सकते हैं सारे लक्षणों को दूसरी संतति में या प्रजाति में आसानी से क्या कर सकते हैं स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक है, तो लिखो नंबर 1 लगाकर, इस क्रिया से एक प्रजाति के अनेक लक्षणों को एक साथ दूसरी प्रजाति में स्थानांतरित किया जा सकता है। समझ गए? यानी हम क्या कर सकते हैं एक ही प्रजाति है उसके लक्षण हैं उनको एक साथ क्या कर सकते हैं अगली पीढ़ी में स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है इसमें उभय द्विगुणन की क्रिया करवाई जा सकती है। इससे क्या होता है उभय द्विगुणन की क्रिया। तो दूसरा लिखो उभय द्विगुणन की क्रिया से संकर प्रजाति तैयार की जाती है। उभय का मतलब हो गया दो प्रजातियों से, क्या दो प्रजातियों में आपस में क्रिया करवा के क्या कर सकते हैं हम आसानी से क्या करवा देंगे यानी नई प्रजाति का निर्माण कर देंगे। ठीक है, तीसरा हमारे पास कि इससे क्या हो सकता है दो भिन्न प्रजातियों से भी हम क्या कर सकते हैं नई प्रजाति का क्या कर सकते हैं निर्माण कर सकते हैं। तो आप लिखो यहाँ पर नोट लगा के लिखना है यहाँ पर नोट। पर बहुगुणिता के द्वारा ट्रिटिकेल मानव निर्मित प्रथम गेहूं की प्रजाति तैयार की गई। जो किससे बनाई गई है गेहूं एवं
राई के द्वारा निर्मित की गई है। समझ गए? यानी गेहूं और राई दोनों में संकरण करवा कर क्या किया गया है, हमने ट्रिटिकल मानव निर्मित क्या की है, गेहूं की प्रजाति तैयार की है। ठीक है, इसमें कुछ समझ में नहीं आया हो तो यहाँ पर एक बार मेरे को बता सकते हो। एक तो प्रजातियों के लक्षणों को एक साथ अगली पीढ़ी में ले जाया जा सकता है, दूसरा इसमें उभय संकरण की क्रिया करवाई जा सकती है, और परबहुगुणिता से ट्रिटिकल नामक जो हमारे पास एक गेहूं की प्रजाति निर्मित की गई है वो किससे बनाई गई है, गेहूं एवं राई से निर्मित की गई है। ठीक है, आज का हमारा पॉइंट यही है। कोई समस्या हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। जय हिंद।